हेलो बच्चों, आई होप यू आर फाइन एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन योर प्यारा सा चैनल टॉप रैंकर्स विच ऑलवेज ट्राइंग टू मेक योर रैंक एट द टॉप। तो आज हम फिजिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट और अमेजिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और उस प्यारा सा चैप्टर का नाम है वेक्टर। वेक्टर जो आपने 9th क्लास में भी सुनी होगी, आपने 10th क्लास में भी सुनी होगी। आज आप 11th क्लास में इसके बारे में आज डिटेल बात करेंगे कि हम वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं। तो आज कौन सी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? वेक्टर। आर यू रेडी? यदि रेडी हैं तो दिल थाम के और कॉपी और पेन निकाल कर बैठ जाइए और सबसे पहले मम्मी 2 को कॉल करके मना कर दीजिए कि अभी हम क्लास कर रहे हैं, हमें कॉल नहीं करने के लिए। आइए जरा, हमारे चैप्टर का नाम है वेक्टर। तो इंट्रोडक्शन, आज हम वेक्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी बारे में बात करेंगे कि व्हाट वी कॉल द वेक्टर, वेक्टर क्यों बोलते हैं, व्हाई वी नीड द वेक्टर, हम वेक्टर की क्यों जरूरत पड़ जाती है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द स्केलर एंड द वेक्टर क्वांटिटी, या हाउ कैन वी फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। आज बहुत सारी बात करने वाले हैं इस पूरे सेशन में, इस लेक्चर में वेक्टर के बारे में बहुत सारे बात करने वाले हैं। तो आइए जरा अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर। इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर। वेक्टर की इंट्रोडक्शन आज हमारी क्लास चलेगी। यहां पर जरा देखेंगे कि जितने भी आपको फिजिकल क्वांटिटी है बाबू, ऑल द फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय, जिसे हम लोग पी क्यू बोलेंगे। पी का मतलब फिजिकल, क्यू का मतलब क्वांटिटी, एन यू बाय द सिंबल एन यू। एन क्या है? एन क्या है? एन रिप्रेजेंट द न्यूमेरिकल वैल्यू। ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा और न्यूमेरिकल वैल्यू कहने का मतलब मैग्नीट्यूड। और ये जो आपका U है, इट रिप्रेजेंट द यूनिट्स। ये आपको यूनिट्स रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये आप यहाँ पर देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी PQ इज रिप्रेजेंटेड बाय द NU। एन का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसे हम लोग मैग्नीट्यूड बोलेंगे या वैल्यू यहाँ पर सिंपल बोल सकते हैं। और U का मतलब क्या हो जाएगा? आपका यूनिट्स होगा। जैसे टेक द एग्जाम्पल कि मेरे को बहुत जोर से भूख लगी है और मेरे को क्या खाना है? आम खाने का मन कर रहा है। तो मैं मतलब नीरज सर मार्केट गए और 2 केजी क्या लेकर आए? आम लेकर आए, मैंगो लेकर आए 2 केजी का। तो यहाँ पर जो आप जो 2 केजी की बात कर रहे हैं, ये आपका मास है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मास इज कंप्लीटली डिफाइंड। मास इज कंप्लीटली डिफाइंड। कैसे भाई? मास कैसे कंप्लीटली डिवाइड है? तो आप देखेंगे यहाँ पर अभी हमने बताया कि फिजिकल क्वांटिटी को एन यू वाले सिंबल से इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो एन मतलब फॉर द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यू फॉर द यूनिट्स। यहाँ पर देखेंगे ये जो 2 आपको दिख रहा है, इट बिकम्स द न्यूमेरिकल वैल्यू। ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू बिकम हो जाएगी और या मैग्नीट्यूड हो जाएंगे आपका। और ये जो आपको दिख रहा है ना 2 के साथ जो आपको दिख रहा है, इट बिकम द यूनिट्स एंड नाउ द मास इज कंप्लीटली डिफाइंड बाय द 2 थिंग्स। 2 चीज से आपका मास यहाँ पर कंप्लीटली डिफाइंड हो गया। कैसे? एक तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और दूसरी हमें क्या चाहिए? आपके यूनिट्स चाहिए। मतलब ये 2 चीज से मास को आप क्या कर सकते हैं? कंप्लीटली डिफाइंड कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंने मान लिया कि एक बच्चे आए मेरे पास, उन्होंने बोला सर मेरे को फीवर है। क्या है? मेरे को फीवर है, आज क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ऐसे तो फीवर अपन के क्या होते हैं? ये तो जनरली वाहन है। हमने पूछा फीवर के साथ साथ क्या पेट में भी दर्द है? बोला सर हल्का हल्का। मैंने पूछा क्या खाटा भी खाने का मन कर रहा है क्या? बोला सब थोड़ा थोड़ा। तब तो कुछ गड़बड़ है यार। मैंने बोला जाओ जाकर अल्ट्रासाउंड करवा लो। तो ऑब्वियसली क्या है कि जिसको फीवर है और जब मैंने मेजर किया तो सच्चे में यदि फीवर होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होगा। वो उसे 101 डिग्री है। कितने हैं? 101 फ़ारेनहाइट। 101 क्या आ गया? ऐसे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में नहीं, फ़ारेनहाइट में हम करते हैं। 101 फ़ारेनहाइट है।
अब जरा यहां पर देखेंगे कि 101 101 क्या हो गया हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और f क्या हो गया आपका यूनिट्स हो गया। कहने का मतलब है बाबू कि यहां पर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही है। आ रहे समझ में? नहीं आए? फिर एक बार जरा देखिए, हमने बोला किसी की फीवर 101 फ़ारेनहाइट है तो 101 रिप्रेजेंट द न्यूमेरिकल वैल्यू व्हाइल द फ़ारेनहाइट रिप्रेजेंट द यूनिट्स। और यहाँ पर नाउ इट इज कंप्लीटली बिंग डिफाइंड टेम्परेचर। अब यहाँ पर कंप्लीटली क्या हो गया आपका डिफाइंड हो गया दो चीज़ों से, एक हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू से और दूसरी हमारी किससे फ़ारेनहाइट से। समझ में आ रही है अपन बात? इट मीन्स दैट कि सम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट नीड्स द डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट डिफिनेशन या फॉर द कंप्लीट डिफाइन। किसी भी कुछ जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उनको डिफाइन करने के लिए आपका डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ता है। दिस बीइंग आर कंप्लीटली डिफाइंड बाय द टू थिंग्स, वन इज बाय द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकंड इज बाय देयर यूनिट्स। but some of the physical quantity needs the direction for their complete define। लेकिन कुछ ऐसे हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको डिफाइंड करने के लिए कंप्लीट डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है और तब जाकर वे आपको कंप्लीट क्या हो जाते हैं बाबू डिफाइंड होते हैं। जैसे देखते हैं यहां पर, समझ में आ गई आपको? आइए जरा, of the physical quantity needs the direction for their complete definition। बिल्कुल वाली बात यहां पर लिख सकते हैं, sum of the physical quantity needs direction for the complete define, for complete define। कंप्लीट डिफाइन के लिए कुछ हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है बाबू जिन्हें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। अभी हमने कुछ एग्जांपल लेकर बताया कि कुछ ऐसे भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है जिन्हें डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, उनके लिए सिर्फ आपका न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट से क्या है आपके काफ़ी है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल में दो दोस्त हैं, एक बहुत ज़्यादा अमीर है और एक बहुत ज़्यादा क्या है गरीब है। किसी भी वजह से अमीर जो दोस्त था वे कार एक्सीडेंट हो गया और वह मरने वाला है, मतलब उसकी टिकट कटने वाली है, रिजर्वेशन हो चुकी है। गरीब दोस्त वहीं पर खड़ा था, अमीर दोस्त उसे बुलाता है कि भाई देख अब तो मैं जाने वाला हूँ, मेरी तो अब टिकट कटने वाली, रिजर्वेशन हो गई, कन्फर्म हो गया अब मेरा। एक काम करो कि यहाँ जो इको पार्क, आप तो समझ ही रहे, आप तो हुबारूब होंगे पटना के इको पार्क में। इको पार्क की जो आपको स्टैचू बनी हुए है, आपने देखा होगा इको पार्क, आपने कभी गए होंगे, मैंने तो एक बार गया हूँ, तो वहाँ पर स्टैचू बना हुआ है आपका। जितने भी आपके यूटेंसिल है जैसे कि कटोरा, बर्तन, गिलास, है ना, कढ़ाई, तसला, सारी चीज़ से का स्टैचू बना हुआ है। उसने बोला कि स्टैचू से 5 मीटर दूर पे हमारा खजाना गड़ा हुआ है। अब इतना सुनते हैं गरीब दोस्त दौड़ पड़ा। अमीर दोस्त बोलता है रुको थोड़ी और बात सुन लो। उन्होंने बोला तुम्हारा अब चले खजाना खोजने। तो यहाँ पर सिंपल में बाबू आप जाकर देखोगे इको पार्क में, यहाँ पर इस तरह के आपके स्टैचू बने हुए हैं ऐसे। अब वो गरीब दोस्त जाता है और इधर ईस्ट की डायरेक्शन में 5 मीटर दूरी पर जाकर उसे क्या करता है, बिल्कुल गड़ा खाता है, ठक 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 गड़ा खाड़ा, उसे खजाना नहीं मिला। अब खजाना लूटना है भाई। अब सिंपल में 5 मीटर इधर वेस्ट में भी इन्होंने क्या किया, गड़ा खाना, खट 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 खट, उससे भी यहाँ पर भी खजाना नहीं मिले। ओहो, उसे लग रहा था यार ये तो मेरे को लगता है बेवकूफ़ बना दिया। उसके बाद लेकिन अब सब्र नहीं हो रही इसे, ये चारों तरफ से इसे गड़ा खा देगा क्योंकि खजाना है, आपको भी मिलेगा, आप भी खा देंगे। आप यहाँ पर देखेंगे इन्होंने 5 मीटर फ्रंट में आगे की तरफ जब उन्होंने खट 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 कुदाल से जब गड़ा खाना, यहाँ पर भी खजाना नहीं मिला।
इसके बाद आप पीछे जाएंगे, इसके सबसे पीछे में भी 5 मीटर इन्होंने गया, यहाँ पर भी उन्होंने गड्ढा खादा, यहाँ पर भी खजाना नहीं मिला, यहाँ पर भी इसे खजाना नहीं मिले। अब जरा बताइए खजाना कहाँ हो सकता है, कहाँ हो सकता है? यही चीज उसका दोस्त लास्ट वाले टाइम में बता रहा था कि सुनते जाओ, लेकिन उसने सुना नहीं। अब जरा देखेंगे यहाँ पर इतनी सारी मेहनत इसे क्या हो रही है, बर्बाद हो रही है। अब खजाना 5 मीटर यहाँ पर भी तो हो सकती है ना कि भाई जहां पर ये स्टेटस है, मूर्ति जो है इसके नीचे 5 मीटर, जरा देखेंगे यहाँ पर इसके डाउनवर्ड में मतलब नीचे 5 मीटर गड्ढा आप खोदोगे तो आपको खजाना मिल जाएगा। और यही बात उसके दोस्त बात लास्ट में बोल रहा था, जो इसने रे नहीं सुना और इन्होंने क्या कर दी, पूरी गोले तरह से उन्होंने क्या किया, गड्ढा खाद दिया और लास्ट में जाकर उसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब 5 मीटर करता है तो उसे खजाना मिलता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्शन का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये डायरेक्शन, यदि ये डायरेक्शन वो अपने दोस्त से सुन लिया होता तो अब इसलिए इसे इतने सारे गड्ढे नहीं खादने पड़ते, इतने सारे मेहनत नहीं करना पड़ता। यहाँ पर आपकी यदि वो बिल्कुल वह सुन लेता अपने दोस्त से कि 5 मीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यदि आप अपवर्ड को नॉर्थ बोलते हैं, डाउनवर्ड को यदि साउथ बोले, ईस्ट बोले, वेस्ट बोले, तो यदि वो बिल्कुल अच्छी तरह से वह थोड़ी देर तक और रखकर यदि वो सुन लिया होता कि 5 मीटर साउथ डायरेक्शन में, मतलब कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में तुम गड्ढा खादोगे तो तुम्हें मिलेगा। तो व्हाट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, व्हाट इज साउथ डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड द डायरेक्शन। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि व्हाट द इंपॉर्टेंट ऑफ द डायरेक्शन टू रिप्रेजेंट सम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। यहां पर खजाना को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ गई। शो सम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी नीड्स द डायरेक्शन फॉर द कंप्लीट डिफाइंड। यहां पर एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड करने के लिए, एग्जैक्ट खजाना को फाइंड करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही थी, इसीलिए उसने नहीं सुना, इतनी सारी उसे मेहनत बर्बाद हो गए और लास्ट में उसे उसी डायरेक्शन में आना पड़ा जिस डायरेक्शन में खजाना दबा हुआ था। ठीक है, लेकिन हमें आशा नहीं, पूरी विश्वास है कि आप अपने दोस्त के साथ ऐसा नहीं करेंगे, है ना, जान उसे नहीं मारेंगे अमीर दोस्त को। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे भी बेचारा वो कंगाल होगा, कुछ नहीं मिल पाएगा। तो ये आपका कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये आपका डायरेक्शन की क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है। अब हम थोड़ी सी रिकॉल करेंगे कि किस तरह से हम डायरेक्शन को फाइंड करते हैं और किस वाले साइड को नॉर्थ बोलते हैं, साउथ बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं और वेस्ट बोलते हैं। आइए जरा इसे नोट डाउन कीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा है या नेक्स्ट वाले टॉपिक्स में हम बात करेंगे जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि हम इंट्रो पढ़ रहे हैं वेक्टर का और इंट्रो में अपन फाइनली यही पता चला कि सम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी नीड्स द डायरेक्शन फॉर देयर रिप्रेजेंटेशन। जैसे भी हमने एग्जांपल आपको लेकर दिखाया, बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास। यदि मान लेते हैं कि आपके पास एक चौराहा है या आपके मोहल्ले में और किसी अक्लमंद या बोल सकते हैं गधे बच्चे को जिलेबी लाने के लिए बोला गया। अपने घर से वो बाहर निकलता है, अब जिलेबी कहीं आपके मुंह में पानी नहीं आ, ठीक है, उसने चौराहे पर गया लेकिन उसे डायरेक्शन नहीं बताया गया था, बस बोला गया कि जाओ चौराहे पर से जिलेबी लेकर आ जाओ। इन्होंने किसी एक पर्सन से पूछा कि भैया जिलेबी किधर मिलता है, इसने बता दिया यहाँ से 2 किलोमीटर चले जाओ, 2 किलोमीटर तुम्हें जिलेबी का दुकान मिल जाएगा। पर उसने भी ये नहीं बताया कि 2 किलोमीटर कहाँ जा, इसने इस रास्ते को चूज किया और आगे की तरफ चला गया। जब यहाँ फिर से जिलेबी का दुकान नहीं मिलते हैं तो फिर एक पर्सन से पूछता है, उसने भी बोला यहाँ से 4 किलोमीटर दूर चले जाओ तुम्हें जिलेबी मिल जाएंगे। आप जरा देखेंगे कि अपने चौराहे से कितना 6 किलोमीटर दूर हो चुका है। घर में गेस्ट आए हुए, मम्मी रास्ते देख रही है, अब मेरा बेटा लेकर आएगा, अब लेकर आएगा, अब लेकर आएगा, और गेस्ट बेचारे वो भी मुंह देख रहे हैं, अब जिलेबी आएगा, अब जिलेबी आएगा खाने के लिए। अब यहाँ से 6 किलोमीटर ये दूर चला गया। वापस जब यहाँ से पूछता है तो एक पर्सन बोले कि आप वापस यहाँ से चौराहे के पास जाइए और लेफ्ट डायरेक्शन में आप जाएंगे। क्या जाएंगे? सिंपल यहाँ पर जाएंगे आप लेफ्ट डायरेक्शन में या राइट डायरेक्शन में आप जैसे जाइएगा तो आपको 1 किलोमीटर दूर पर आपके एक जिलेबी का अच्छा सा दुकान मिल जाएगा।
आप देखिए जरा, इन्हें डायरेक्शन ना पता करने की वजह से इन्हें कितना डिस्टेंस को तय करना पड़ गया। ये यहाँ पर बताता है कि हाउ द डायरेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रिप्रेजेंट सम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी या टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट। अब यहाँ से 6 किलोमीटर फिर वापस आता है और फिर जाकर वह लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में जब वो टर्न करता है तो 1 किलोमीटर के बाद यहाँ जिलेबी आपको बिल्कुल एकदम गर्मा गर्म जिलेबी क्या होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अमृति जिलेबी। देखिए ना, बड़ा सा अमृति जिलेबी इन्होंने क्या किया, लिया और यहाँ पर 2 घंटे के बाद पहुँचता है अपने घर में। तब तक गेस्ट तो उठकर चले जाते हैं। बोला अच्छा हुआ चले गए, अब तो मेरे को खाने को मिल जाएंगे। फिर बैठ कर वो खा लेता है। कहने का मतलब कि जरा यहाँ पर देख सकते हैं कि डायरेक्शन की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है हमारे कुछ फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। आगे बात समझ में? तो इसीलिए मैंने बता रहा था कि सम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी नीड्स द डायरेक्शंस फॉर देयर कंप्लीट डिफिनेशन या फॉर द कंप्लीट डिफाइंड, व्हाइल सम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट नीड्स। अब हम लोग बात करेंगे द डिफरेंस बिटवीन द स्केलर क्वांटिटी एंड द वेक्टर क्वांटिटी। जी, अब ये सबसे बड़ी बात है, फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं। आई थिंक सो कि आपको मालूम है कि फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, पर वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्वांटिटी होते हैं बाबू जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, और फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाते हैं। वे हम इस वाले सेशन में पढ़ने वाले हैं और कंफ्यूजन अपना दूर करने वाले हैं कि हाउ हैविंग दीज बोथ ऑफ द क्वांटिटी दिस फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट डिफाइंड एज द वेक्टर क्वांटिटी। क्यों नहीं होता? जैसे टेक द एग्जांपल लाइक द व्हाट, करंट के पास क्या है, डायरेक्शन भी है और क्या है, मैग्नीट्यूड भी है। अब फिर भी बेचारा ये दोनों होने के साथ भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाता है। क्यों? क्योंकि इस डिफरेंस में हम पढ़ने वाले हैं कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस। Isमें आपका ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। आइए यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन द वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। डिफरेंस बिटवीन द स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। बहुत बढ़िया क्रिटिकल टॉपिक्स है आपका वेक्टर क्वांटिटी। एक चीज बता दूं कि ये चैप्टर इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि इसके बाद वाले जो चैप्टर आप पढ़ेंगे कैनेमैटिक्स, इसमें आपका वेक्टर का 100% पोटेंशियल इसमें यूज होने वाले हैं। 100% आपको आपका वेक्टर क्वांटिटी यूज होने वाला है, वेक्टर यूज होने वाला है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास फिजिक्स में चैप्टर है जो वेक्टर से क्या आपका रिलेटेड है। शो द वेक्टर चैप्टर बिकम्स या वेक्टर टॉपिक्स बिकम द क्रिटिकल टॉपिक्स फॉर द इंटायर फिजिक्स। फिजिक्स के लिए आपका वेक्टर क्या है, आपका बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बन चुका है। ठीक है, आइए जरा फर्स्ट कॉलम में स्केलर के बारे में बात करेंगे बाबू, स्केलर क्वांटिटी, और सेकंड में हमने बना दिया और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना। देखो स्केलर क्वांटिटी के लिए केवल न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत है। ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्रेजेंट द स्केलर क्वांटिटी। ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल बोले तो यूनिट प्लस मैग्नीट्यूड। ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू नीड्स। स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत पड़ी। जैसे टेक द एग्जांपल लाइक दैट कि मैंने 2 kg आम एक बार लाकर खाया, पेट के अंदर खाएंगे तो पेट के अंदर, उतने में भी पेट नहीं बढ़ी। फिर मैंने क्या ले लिया, 2 kg ले लिया, पेट थोड़ी सी बड़ी है, बड़े हम थोड़े देखने में पतले हैं लेकिन पेट बड़ी है। 2 kg प्लस 2 kg कितना हो गया आपका 4 kg। आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल ये आपका क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए वाले न्यूमेरिकल वैल्यू नीड्स, वाले न्यूमेरिकल वैल्यू नीड्स, वाले न्यूमेरिकल वैल्यूज की आपकी क्या है, आपकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 रिप्रेजेंट बाय द मैग्नीट्यूड एंड द kg रिप्रेजेंट बाय द यूनिट्स एंड दिस कंप्लीट डिफाइन द मास। ये आपको मास को कंप्लीट क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। अब आते हैं बाबू वेक्टर क्वांटिटी के लिए। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी के लिए पहली बात
क्या हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, सेकंड में डायरेक्शन की जरूरत पड़ जाएगा, और थर्ड जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या ऑलवेज द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका बिल्कुल नेसेसरी टॉपिक्स है, आपका नेसेसरी है। किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए थर्ड वाला जो पॉइंट अभी जो मैंने लिखा है, ऑलवेज द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। कहने का मतलब है बाबू यहां पर कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी तब तक नहीं बन सकता है जब तक कि वह आपको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो ना करे। और जो वेक्टर क्वांटिटी या जो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते हैं उन्हें वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोला जा सकता है। समझ में आई? नहीं आई समझ में? नहीं आया समझ में? एक बार फिर से मैंने क्या बोला कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी तब तक नहीं बन सकता है जब तक कि वह वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। यदि वो फॉलो करता है तो अभी चलिए वह फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाएंगे बाबू? आपको वेक्टर क्वांटिटी कहला जाएगा। ऐसे हमारे पास बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और क्या है, डायरेक्शन भी है, लेकिन उसके बावजूद भी वह वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है, इट इज नॉट श्योर। श्योर नहीं है कि उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बाद भी उसे हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। आप याद कीजिएगा 9th 10th में केवल हमने यही पढ़ी है, द क्वांटिटी विच हैव देयर डायरेक्शन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन आज जरा देखिए, आज हमें आपको कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं कि ऐसा क्यों श्योर नहीं है कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटी ही बोलेंगे। नहीं, उसे वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए आपको ये जो तीसरे पॉइंट जो मैंने आपको बताया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट मस्ट हैव टू ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इसे क्या करने पड़ेंगे? फॉलो करेंगे, तभी जाकर आपके क्या होंगे, वेक्टर क्वांटिटी करेंगे। अब कहोगे सर ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता क्या है? ये तो मेरे को पहले तो यही समझ में नहीं आ रहा है क्या होते। आप नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के बहुत सारे, जैसे ट्रायंगल वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगॉन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। नेक्स्ट वाले हम क्या करने टॉपिक्स में बताने वाले हैं कि इन सारे लॉ से हम क्या करते हैं, वेक्टर सम करते हैं। क्या करते हैं? वेक्टर सम। इसलिए इन तीनों पढ़ने से पहले हमें पहले वेक्टर सम समझना होगा कि वेक्टर सम किसको बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहे हैं? चलिए इसको जरा नोट डाउन कीजिए, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। तो सबसे पहले हमें वेक्टर सम समझना होगा। वेक्टर सम किसको बोलते हैं? जैसे टेक द एग्जांपल लाइक दैट कि कोई भी एक पर्सन है या एक छोटा सा बालक है जो पॉइंट ए से यहाँ से चलता है, पॉइंट ए से, और कितना डिस्टेंस तय करता है, 4 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में 4 मीटर, और फिर यहाँ से पॉइंट बी तक 3 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जरा यहाँ पर ध्यान से समझेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना होगा? 4 मीटर प्लस 3 मीटर इज इक्वल टू 7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट भी कितने हो जाएंगे आपका? 7 मीटर होगा। अब मान लेते हैं यहाँ पर कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वही पर्सन जाता है और पॉइंट बी से उसे तीर फिर जाती है, मतलब दिमाग घूम जाता है, और ए से बी जब गया है तो 4 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में उन्होंने तय किया, और बी से यहाँ पर सी तक उसे दिमाग घूम जाने की वजह से इन्होंने डायरेक्शन चेंज कर लिया और 3 मीटर इन वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन में इन्होंने डिस्टेंस तय किया। तो जरा आप बताएंगे कि पॉइंट ए और पॉइंट सी जो कि फाइनल पॉइंट है, ये दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो पहले तो जिस तरह से हम एडिशन कर रहे हैं दोनों डिस्टेंस का 4 मीटर प्लस 3 मीटर, तो यहाँ पर भी हम सिंपल वही करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे?
4 मीटर प्लस 3 मीटर, अब यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगा आपका 1 मीटर के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएंगे आपको 1 मीटर के इक्वल। ठीक है, अभी देखिए जरा यहाँ पर, अभी आप बोलेंगे नहीं 1 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किसका हो जाएगा 1 मीटर। अभी हम रिजल्टेंट निकालें, डायरेक्शन मत कंसीडर कीजिए, केवल रिजल्टेंट। जिस तरह से हमने दोनों डिस्टेंस को ऐड किया, सम किया, उसी तरह से दोनों को हम क्या कर दिए, सम कर दिए। ठीक है ना, तो 4 + 3, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली कितना है आपका 1 मीटर। तीसरा एग्जाम्पल हमने ली। थर्ड एग्जाम्पल में एक पर्सन पॉइंट ए से बी तक गया और बी से कहां पर गया बाबू, सी पर गया। ए से बी इन्होंने 4 मीटर गया और बी से सी कितना गया 3 मीटर। यहां पर जरा देखेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपका 5 मीटर, पाइथागोरस थ्योरम लगा के 5 मीटर। यहां पर डिस्प्लेसमेंट जरा देखेंगे, पहले तो जितना भी इसके द्वारा जो डिस्टेंस तय हो रहे हैं कितना हो रहा है 4 मीटर प्लस 3 मीटर, और यहां पर डिस्प्लेसमेंट आपका कितने आ जाएंगे 5 मीटर। हो ये तो गजब का सम है भाई। यहाँ पर 4 + 3 7 मीटर आ रहे हैं, यहाँ पर 4 + 3 1 मीटर के बराबर आ जा रहा है, और यहाँ पर 4 मीटर प्लस 3 मीटर किसके इक्वल आ जा रहे हैं आपका 5 मीटर के इक्वल आ जा रहे हैं। ये तो बड़ा अजीब सा सम दिख रहा है हमें। चलिए आइए समझते हैं। यहाँ पर जरा आप तीनों केसेज में जरा देखेंगे कि तीनों केसेज में जो दोनों वेक्टर है, वेक्टर जो यहाँ पर जो दोनों दिख रहे हैं, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल और ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल आप देखेंगे तीनों में क्या है आपको अलग अलग है। इसका मतलब कि जो 3 + 4 का जो सम 7 है वे ऑलवेज नहीं 7 आ सकता है, ये कोई कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है। 4 + 3 का सम आपका 2 भी आ सकता है, 4 + 3 का सम आपका 1 भी आ सकता है, 4 + 3 का सम आप देख रहे हैं 5 भी आ सकता है। ये जो सम हो रहे हैं ना, दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर। 2 वेक्टर के बीच का एंगल पर ये सम क्या कर रहे हैं आपको डिपेंड कर रहे हैं। आप सी यहाँ पर आप जरा देखेंगे, यहाँ पर जो थीटा आपको बन रहे हैं वे कितने 180 डिग्री के बराबर बन रहे हैं, 180 के इक्वल बन रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो थीटे बन रहे हैं दोनों पैरेलल में, सिंपल में कितना 0 डिग्री के बन रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है बाबू कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। अब जब 90 डिग्री जब 2 वेक्टर के बीच में एंगल बन रहे हैं तो उस समय 4 + 3 की वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। जब 180 डिग्री बन रहे हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो 4 + 3 की आपको सम कितनी आ रहे 7 मीटर आ गया। जब यहाँ पर 0 डिग्री बन रहे तो 4 + 3 की आपके वैल्यू कितनी आ जा रहे 1 मीटर आए। इट मीन्स दैट कि दीज ये जो वैल्यू है, ये जो आप डिस्टेंस जो सम कर रहे हैं, दीज ऑल डिपेंड्स अपॉन द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर। 2 वेक्टर के बीच का, 2 वेक्टर के बीच के एंगल पर क्या करेगा डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पर ले लिया मैंने, एक ईस्ट में जा रहा है एक वेस्ट में जा रहा है, यहाँ सिंपल में ईस्ट वेस्ट, ये दोनों के बीच का एंगल कितना 0 डिग्री। तो ये दोनों का जो सम होगा ना मैग्नीट्यूड का कुछ और होगा। वही चीज का यहाँ पर लेंगे, सिंपल वाली बात कि यहाँ पर आप जरा लेंगे कि दोनों का सेम डायरेक्शन है, या इसकी दोनों का सम करेंगे मैग्नीट्यूड कुछ और होगी। इसकी मैग्नीट्यूड आप लेंगे, दोनों जब परपेंडिकुलर है इसका डिस्प्लेसमेंट आपका ए हो जाएगा। तो ये दोनों का सम यदि मैग्नीट्यूड यहाँ पर सबका मैंने हर केसेज में सेव लिया तो इसकी सम क्या होंगे कुछ और हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 + 3 यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर 4 + 3 क्या हो गया 1। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है आपका अलग है। ये दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल कुछ और है और ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है आपका अलग है। तो इट मींस दैट द सम ऑफ दीज 2 वेक्टर डिपेंड्स अपॉन द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर। 2 एंगल के बीच के बनेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा 4 + 3 इक्वल्स टू कितना आएगा 0 आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि 4 + 3 का सम 2 भी आ सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन ऑल द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर। और इसी तरह के इसी सम को हम क्या बोलेंगे वेक्टर सम बोलेंगे। क्या बोलेंगे वेक्टर सम। ये देखिए अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि 4 + 3 = 7 ऑलवेज नहीं आ सकता है। आएगा ये किससे ऊपर डिपेंड करेंगे 2 वेक्टर के बीच के एंगल पर डिपेंड करेगा।
आप तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि 4 + 3 = 7 क्यों आ रहा है। 4 + 3 ऐसे तो 7 ही होगा, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी आपकी कंफ्यूजन रही होगी कि 4 मीटर + 3 मीटर = 1 मीटर के कैसे बराबर हुआ। ए एंगल पर डिपेंड कर रहे हैं। ए आपका 4 मीटर + 3 मीटर = 5 मीटर के बराबर इक्वल कैसे हो गए ए, क्योंकि ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। कहने का मतलब है कि दोनों वेक्टर का सम या वेक्टर सम डिपेंड्स अपॉन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। समझ में आ गए आप? अब आ गए समझ में वेक्टर सम क्या होता है। इसीलिए बोला गया कि किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी तब तक नहीं बन सकता या जब तक बनेगा जब तक कि वह वेक्टर सम या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा। और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होते हैं? वेक्टर सम। जब तक वेक्टर सम किसी का नहीं होगा वो आपका वेक्टर क्वांटिटी श्योर नहीं है, कोई वेक्टर क्वांटिटी होंगे, जबकि उसके पास दोनों होंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहला सकता है जब तक कि वह वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं, करंट के बारे में बात करें बाबू, जरा यहाँ पर देखेंगे, जरा इसको नोट डाउन कर ले, समझने के लिए आप अपने कॉपी पर डाउन कर ले। चलिए अब आप देखेंगे सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ द स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल है। आप स्केलर क्वांटिटी में आप देखेंगे एग्जांपल की बात करें तो कौन हो जाएगा आपका? मास हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, समझ में आ रही है अपन? प्रेशर हो जाएंगे, जरा देखिए प्रेशर के पास दोनों है यहाँ पर। प्रेशर के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी आपका नहीं है। प्रेशर हो जाएंगे, है ना, बहुत सारी चीज़ें। डिस्टेंस हो जाएगा आपका, ठीक है, मास हो जाएंगे आपके पास। वेक्टर क्वांटिटी की एग्जांपल के बारे में बात करें आपको कौन हो जाएंगे? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी हो जाएगा, हो जाएंगे। बहुत सारे एग्जांपल है वेक्टर क्वांटिटी का। अभी देखिए हमने आपको बताया कि कुछ जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने के बाद भी वह बेचारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो पाता है। जैसे टेक द एग्जांपल लाइक द करंट के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करें, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट के पास बाबू दोनों हैं, देखेंगे आप, मैग्नीट्यूड भी है इसके पास और डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसके वेक्टर क्वांटिटी से वंचित कर दिया गया। क्यों भाई? तो जरा यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, एक करंट मान लेते हैं यहाँ पर 4 एम्पियर और 3 एम्पियर। यहाँ पर आपको यहाँ पर जरा देखेंगे, यहाँ पर बिल का आउटकम कितना होगा? इनपुट कितना हो गया? 4 एम्पियर, 3 एम्पियर और आउटकम कितने हो जाएंगे आपका? 7 एम्पियर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मैंने सम किया। अब जरा देखेंगे कि यदि मैं यहाँ पर ले लिया इस तरह से, आपको देखेंगे यहाँ पर दो करंट या दो वेक्टर करंट के बीच में हमने बात किया। यहाँ पर ये आपका 4 एम्पियर और ये आपका 3 एम्पियर का करंट जा रहा है। यहाँ से आपका कितना निकलेगा? 7 एम्पियर का, 7 एम्पियर करंट आपको आउटकम मिलेगा। जरा यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मैं हर तरह के एंगल सेम कर रहा हूँ, फिर भी आपका कितने आ रहे हैं? 4 + 3 का 7 ही आ रहे हैं। यहाँ पर भी मैंने एंगल, यहाँ पर देखेंगे दोनों के बीच का एंगल, ये दोनों के बीच का एंगल मैंने 90 डिग्री लिया, फिर भी यहाँ पर रिजल्टेंट कितने आ रहे हैं? 4 + 3 7 आ रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 4 एम्पियर + 3 एम्पियर किसके इक्वल आ रहे हैं? आपको 7 एम्पियर के इक्वल आ रहे हैं। एंगल चेंज करने पर भी यहाँ पर सम जो है इक्वल है, अलग अलग नहीं आ रहे। मतलब यहाँ पर जो सम है किसकी तरह है? आपका वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी की तरह। तो देखेंगे इसकी डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन यहाँ पर इट डज नॉट ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये आपको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या वेक्टर सम जो रूल है उसको ये क्या कर रहा है? फॉलो नहीं कर रहा है। देख रहे हैं आप, सिंपल अभी आपने देखा था ना, एंगल चेंज कर रहे हैं तो 4 + 3 की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर दो करंट के बीच में, दो करंट के डायरेक्शन के बीच में मैंने एंगल चेंज कर दिया, लेकिन अभी भी 4 + 3 7 एम्पियर। यहाँ पर भी देखिए मैंने एंगल चेंज करने के बाद भी 4 + 3 इक्वल्स टू कितने आ रहे हैं? 7 एम्पियर आ रहे हैं। जैसे और भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे देखेंगे आप, मैंने
आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 60 डिग्री ले लिया, दोनों एम्पियर 4 एम्पियर और यहाँ पर 3 एम्पियर, आपको कितना आ जाएगा सिंपल में 7 एम्पियर। यदि मैंने क्या कर दिया सिंपल में 60 से मैंने 30 कर दिया, मैंने क्या कर दिया 30 डिग्री कर दिया, ए भी आपका 4 एम्पियर, ए भी आपका कितना 3 एम्पियर, अभी भी आउटकम कितना आ जाएगा आपका 7 एम्पियर के इक्वल आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर एंगल चेंज करने के बाद भी आपको सम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहे, 7 एम्पियर के इक्वल 7 एम्पियर के इक्वल। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी ये आपका वेक्टर सम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वेक्टर सम क्या कहता है कि यदि आप एंगल चेंज करते हैं दो वेक्टर के बीच में तो सम क्या होंगे अलग अलग होंगे, क्योंकि इसके पीछे वाले में हमने पढ़ा था। अभी आप देखे थे कुछ समय 4+3 जब मैंने किया था ईस्ट और ईस्ट में तो आपको क्या आ गए थे 7 आ गया था, जब ईस्ट और वेस्ट में किया तो 1 आ गए थे, जब और हमने किधर ईस्ट और नॉर्थ में जब मैंने किया था तो 5 आ गए थे, क्योंकि अभी हमने पढ़ी कि वेक्टर सम डिपेंड्स अपॉन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, लेकिन यहाँ पर जो सम है वो आपका एंगल पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है, इसलिए आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो पा रहा है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गए? आई थिंक सो, आई होप कि आपको बिल्कुल एक क्लियर हो गया होगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी सेटिस्फाई होने के लिए, बिल्कुल श्योर होने के लिए, डिफाइंड होने के लिए, कंप्लीट डिफाइंड होने के लिए उन्हें ऑबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को क्या करना पड़ेगा, उन्हें ऑबे करना पड़ेगा, तभी वह क्या होगा आपका वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन जल्दी से कीजिए, जल्दी से। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बढ़ेंगे, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द वेक्टर, वेक्टर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए नोट डाउन। तो अब हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि आप वेक्टर को किस तरह से क्या कर सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी तक जितने भी हमने वेक्टर क्वांटिटी पढ़ी है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिंपल एक एरो से हम क्या करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका टेल हो गया, टेल मतलब पूंछ हनुमान जी का, और ये आपका हो गया डायरेक्शन। ये जो एरो जो है वो आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो लेंथ, जो आप लाइन का जो लेंथ देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या रिप्रेजेंट करती है लेंथ, लेंथ। और ये जो एरो है वे आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की लेंथ कितना है मतलब मैग्नीट्यूड कितनी है, और ये जो एरो होंगे वो क्या करेगा डायरेक्शन होगा। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए कि मैंने ये बोल दिया ऐसे कि एक पर्सन का इस तरह से मैंने डायरेक्शन रिप्रेजेंट किया। यदि मैं आपसे पूछूं कि ज़रा बताइए कि इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर की इधर, नहीं बता सकते। लेकिन जैसे मैंने इसी लाइन पर जब एरो डाल दिया तो अब आप कंफर्म बोल सकते हैं कि सर इसकी डायरेक्शन किधर है, ईस्ट की तरफ जा रही है। सो दिस एरो रिप्रेजेंट बाय द डायरेक्शन। ये एरो क्या रिप्रेजेंट करेगा आपको, डायरेक्शन। सो ऑल द वेक्टर क्वांटिटी आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द दिस एरो एंड द लेंथ। दिस रिप्रेजेंट बाय द लेंथ, ये जो आपको लेंथ जो दिख रहा है ना लंबा सा, ये आपको लेंथ, और ये क्या करेंगे एरो आपको डायरेक्शन। जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा कि रिप्रेजेंट 5 न्यूटन्स ऑफ फोर्स इन ईस्ट डायरेक्शन, इन ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन में 5 न्यूटन ऑफ फोर्स क्या कीजिए आप रिप्रेजेंट कीजिए, क्योंकि डायरेक्शन भी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी हमारा बन गया। तो देखेंगे ग्राफिकल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हम क्या लेंगे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन, क्योंकि अब स्केल में है तो आपका न्यूटन दिया ही नहीं, पर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको काम देने आने वाले। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन। तो सिंपल है 5 न्यूटन करना है, तो 5 सेंटीमीटर यदि आप स्केल पर लेते हैं तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन। और मैंने 5 सेंटीमीटर का एक लाइन यहाँ पर खींचा और यहाँ पर डायरेक्शन लगा दिया, ये हो गया 5 न्यूटन और ये हो गया आपका ईस्ट डायरेक्शन। तो देखेंगे तो फोर्स इज इक्वल्स टू कितना, 5 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन। फोर्स इज इक्वल्स टू, फोर्स कितने हो जाएंगे 5 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन। फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके ऊपर फोर्स के ऊपर वेक्टर क्वांटिटी है 5 न्यूटन का, हम क्या करेंगे एक लेंथ इस तरह से खींचेंगे और इस पर डायरेक्शन डाल देंगे। ये डायरेक्शन आपको बताएगा कि 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं आपको लग रहे हैं।
ए, इस तरह से हम क्या करते हैं वेक्टर को, देखेंगे यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हमने उसके सर पे उसके ऊपर हम एक लेंथ से और एरो से हम क्या करते हैं वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। ए जो आपको रहेंगे, ए जो दिख रहा है आपका लेंथ, ए आपका लेंथ रिप्रेजेंट करेगा, ए आपका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए हो गया आपका अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्टिंग इन द ईस्ट डायरेक्शन। लेकिन जब मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी ऑफ द फोर्स ए देखेंगे, दिस इज कॉल्ड द मोड। ये जो दो लंबे लंबे जो दिख रहे हैं ना, ये जो लंबा लंबा जो दो लाइन दिख रहे हैं, इसके अंदर में फोर्स जो वेक्टर क्वांटिटी जो आपको गिरा हुआ है, दिस इज कॉल्ड द मोड। और मोड का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी एफ इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना है 5 न्यूटन, इसलिए जब भी मोड में आ जाएगा उस समय डायरेक्शन क्या हो जाएगी खत्म, केवल मैग्नीट्यूड। जब आप ऐसे सिंपली केवल लिखेंगे ऐसे तो देखेंगे यहाँ पर जो फोर्स है, अ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी विथ अ क्या, किसके बारे में, डायरेक्शन अदर मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन, 5 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन, 5 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन। देखिए जब भी मोड डाले तो केवल मैग्नीट्यूड, जब भी यहाँ पर केवल ऐसे सिंपली केवल वेक्टर के साथ लिखे तो वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड प्लस क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। तो इस तरह से हम वेक्टर क्वांटिटी को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आई थिंक सो आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले डे में हम इसे डाउनलोड करेंगे। जितने भी हैंड रिटन नोट्स जो भी मैंने पढ़ाई है वो आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर जाकर आप क्या कर ले, डाउनलोड कर ले, कॉपी कर ले। ठीक है, चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद।